सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के बंदी आदेश पर रोक लगाई थी और एनजीटी ने 23,000 खनन पट्टों को बंद करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खनन कार्य अब जारी रह सकता है, जिससे राज्य में 15 लाख से अधिक नौकरियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को रोका भी जा सकेगा। बिल्कुल यहाँ पर बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर तय की है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राजस्थान सरकार को एक महत्वपूर्ण अंतरिम राहत भी प्राप्त हुई, जिससे मामले के लंबित रहते हुए खनन कार्यों को बिना किसी बाधा के जरिए रखने की अनुमति मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी है। इस ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद इस खबर पर जुड़े हुए। आज कई बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शंकर दिए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार को खनन कार्य के लिए अनुमति दे दी गई है। शंकर, सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान कार्य जारी रखने की अनुमति उनको मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के बंदी आदेश पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस आदेश की समय सीमा भी बढ़ा दी है, जिसमें कि राज्य में तकरीबन 23,000 खनन पट्टों को बंद करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खनन कार्य जारी रह सकेगा, जिसके लिए राज्य में 15 लाख से अधिक नौकरियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को रोका जा सकेगा। और इसके साथ ही तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को तय की गई है और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राजस्थान सरकार को एक महत्वपूर्ण अंतिम राहत प्राप्त हुई है, जिससे कि मामले के लंबित हुए खनन कार्यों को बिना किसी बाधा के जारी रखने की अनुमति मिली है। जी बिल्कुल शंकर, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एनजीटी ने जिस तरीके से आदेश दिए थे उन्हें हटा दिया गया है। क्या कुछ कहना है इस पर? सरकार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? देखिए, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को पर सुनवाई होना था और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को एक बड़ी राहत मिली है, तो निश्चित तौर पे इस मामले पर राजस्थान में जो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो भी अब हो सकता है कि थोड़ी देर में शुरू हो जाए, क्योंकि इस मामले को लेकर पहले भी कई बार जो है राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को एक बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको राजधानी जयपुर से बड़ी खबर बताते चले कि ज्वेलर को लॉरेंस और गोटी बराड़ के नाम से धमकी मिली है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करने वाले ज्वेलर को मिली धमकी। व्यापारी ने कराया बजाज नगर थाने में केस दर्ज। व्यापारी के पिता को पहले भी धमकी मिली थी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए इंटरनेशनल नंबर से दी गई है धमकी। बजाज नगर थाना पुलिस अब पूरे मामले की कर रही है जांच। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ज्वेलर को मिली है धमकी। व्यापारी के पिता को पहले भी लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी मिली थी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए इंटरनेशनल नंबर से धमकी दी गई। अब इंटरनेशनल नंबर कहां से आया, इसकी जांच बजाज नगर थाने की पुलिस के द्वारा की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, ज्वेलर को धमकी मिलने का मामला जयपुर से बता रहे हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करने वाले ज्वेलर को धमकी मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु इस खबर पर जुड़े हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है इस मसले में? एक मुकदमा व्यापारी की बेटे की ओर से दर्ज हुआ है बजाज नगर थाने में। और बजाज नगर इलाके में गोपालपुरा बाईपास रोड पर ये परिवार रहता है, ज्वेलर परिवार, जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता है। यदि बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल इस कारोबारी बेटे के पिता को भी धमकी भरा एक फोन आया था, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। और अब जब ये दोबारा से ज्वेलर के बेटे को ये धमकी भरा कॉल आया है और 3-4 दिन से लगातार गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जो धमकियां दी जा रही थी और पैसे भी मोटी रकम मांगी जा रही है, जिसके बाद अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। और चूंकि पहले से भी 2 गनमैन की सुरक्षा संभवतः इस व्यापारी कारोबारी को दी गई थी, तो ऐसे में और सुरक्षा इनकी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई चूक न हो सके। वहीं पर पुलिस इन व्हाट्सएप नंबरों जो ये इंटरनेशनल कॉल है उनकी जांच करेगी कि क्या ये वाकई में गैंगस्टर्स की ओर से धमकी है या फिर कोई और लोग, कोई और बदमाश गैंगस्टर्स का नाम लेकर के इन धमकियों को दे रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए विष्णु। और अब जोधपुर से बड़ी खबर, अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ा मामला। एसीपी छवि शर्मा पहुंची गुलामुद्दीन के घर।
डीसीपी राष्ट्रीय राजकुमार कर रहे हैं पूरे केस की मॉनिटरिंग। जांच के पहलुओं पर अध्ययन किया जा रहा है। फाइल कंप्लीट करने और ग्रामीणों को इकट्ठा करने का उद्देश्य है इसके मसले में, और गुलामुद्दीन से पूछताछ के बाद ही सारे मामले का राज खुल पाएगा। तो अनीता चौधरी हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि जांच के पहलुओं की जांच की जा रही है। डीएसपी के द्वारा हर पहलुओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, घर भी पहुंचा गया है गुलामुद्दीन के घर, जहां पर हर पहलू की जांच की जा रही है। जांच के पहलुओं और गुलामुद्दीन को जैसा बताया जा रहा है कि डिटेन कर लिया गया है महाराष्ट्र से, मुंबई से, और उसे जोधपुर लाया जा रहा है। शाम तक जोधपुर वो पहुंच सकेगा और उसके बाद जब उसे पूछताछ होगी तो कई सारे राज से पर्दा उठ पाएगा। आया है, जब भी आएगा तब उच्च अधिकारियों द्वारा और जो भी तरीका है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। घटनास्थल निरीक्षण कंटिन्यूसली जैसा कि हमारे को आदेश दिए जा रहे हैं और जैसा कि हम समझते भी हैं, इस तरह का घटना है, गंभीर अपराध है, और जो मोडस ऑपरेंडी रही है इसके अंदर, उसके अंदर बार बार घटनास्थल का गहन निरीक्षण अति आवश्यक है। समझना कि कैसे घटनाक्रम किया गया है, क्या हुआ होगा, उसको समझने के लिए हम बार बार प्रयास हालांकि करते रहे हैं कि परिवादी जो है उसकी मौजूदगी में ही घटनास्थल निरीक्षण हो, परंतु किसी कारणवश जब वो नहीं हो पा रहा है तो उच्च अधिकारियों के आदेश पे हम निरीक्षण जो है हर माइन्यूटली, हर पॉइंट को, हर बिंदु को, हर जगह को देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। और वहीं अनीता चौधरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को पुलिस ने धर दबोचा है। गुलामुद्दीन का सीसीटीवी आया है सामने, और सीसीटीवी से बचने के लिए टोपी लगाता था गुलामुद्दीन और फोन भी इस्तेमाल नहीं करता था। गुलामुद्दीन के पास से 3 फोन मिले हैं। कुछ सेकंड के लिए उसने अपना एक फोन स्टार्ट किया था, जिसके बाद से गुलामुद्दीन की लोकेशन ट्रेस हो गई थी, लोकेशन पता चली थी, जिसके बाद से ही मुंबई पुलिस सीधे रुक की, जहां से उसका मोबाइल ऑन हुआ था और वहां से गुलामुद्दीन को पकड़ा गया है। 2 सीसीटीवी फुटेज इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर गुलामुद्दीन की, पहली तस्वीर अनीता चौधरी का जिसका 9 दिन पहले मर्डर किया गया, और अनीता चौधरी का मर्डर से पहले ये उनका सीसीटीवी फुटेज जिसमें सलवार सूट पहनी हुई नजर आ रही है। दौसा से बड़ी खबर है, किरोड़ी का भिक्षामदेही कार्यक्रम बना राजनीति का मुद्दा। गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा पर तंज कसा है। भिक्षामदेही बोलने वालों को आरामदेही करा दो। गोविंद सिंह डोटासरा का डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर जबरदस्त हमला। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को 7 सीटों पर प्रचार करना चाहिए। जनता ने भिक्षा मांगने के लिए मजबूर कर दिया है और मंत्री को इस स्थिति में लाने के लिए जनता को सैल्यूट। तो भिक्षामदेही बोलने वालों को आरामदेही करा दो, ये साफ तौर पर डोटासरा की तरफ से कहा गया है। दरअसल दौसा से ये खबर है, जहां पर किरोड़ी का भिक्षामदेही कार्यक्रम एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा पर तंज कसा है। जो सरकार में है, कुछ देने की हैसियत रखते हैं, जिनके पास सब कुछ देने के लिए है, वो खुद भिक्षा मांगने को लगे। आपको मान गया, आपको सलूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब तो मंत्री हैं, पूरे प्रदेश में 7 सीटों में जाने चाहिए, वो गली गली में घूम रहे हैं, तो मानना तो आपको पड़ेगा ना। ये चुनाव डीसी मेहरबान नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव मुरारी लाल मीणा आपका एमपी आपका नहीं करता। दौसा में चुनाव प्रचार में उतरे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में तो किसकी चल रही है यह पता ही नहीं चलता। मंत्री ट्रांसफर तक नहीं करवा पा रहे हैं। राजस्थान में पोपा भाई का राज चल रहा है। साथ ही 7 सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि मुरारी लाल मीणा चाहते तो अपने परिवार में टिकट ला सकते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दिलवाया। आपको लगता है कोई राज ढंगा लगता है? किसी के काम हो रहे हैं? कोई कार्यकर्ता बीजेपी का खुश है? कोई वर्ग खुश है? बिजली है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है,
सड़कें ठीक हैं, महंगाई कम हुई है, पेट्रोल का भाव कम हुआ है, ERCP के लिए कोई केंद्र ने पैसा दिया है, दोसा के लिए कोई विकास के लिए कोई पैसा दिया है, कोई बजट में नई योजना भारतीय जनता पार्टी ने दी है? किसी को पता है इस सरकार में चल किसकी रही है? ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनप्रतिनिधि की सुनी नहीं जा रही है। तो ये बोबा भाई का राज ही हुआ, और क्या हुआ आप बताओ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा दोनों अलवर के नुमाइंदे हैं, लेकिन अलवर को वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए ये दोनों मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि इन्हें अलवर को वायु प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष कार्य योजना की मांग करनी चाहिए। अलवर शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का स्तर बेहद खराब है। उनकी पहली प्राथमिकता अलवर को वायु प्रदूषण मुक्त कराने की होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे उनके मंत्रालय से जुड़ा हुआ विषय है। मैं कहना चाहूँगा कि पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, और पहले हम दिल्ली की बात सुनते थे कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो जो इंडेक्स के जो सबसे खतरनाक स्थिति है उसको भी क्रॉस कर रहा है। अभी हालत ये हो गई है, भिवाड़ी और अलवर आज भी अब 12 बज रहे हैं और धूप ऐसे लग रही है जैसे कि बादल हो रहे हों। इस प्रकार की स्थिति पिछले कई दिनों से बनी हुई है और हमारा इस ओर ध्यान ही नहीं है। मैंने माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और केंद्रीय मंत्री जी को निवेदन भी किया है कि इस ओर ध्यान दीजिए, और विशेष रूप से हमारे अलवर के दोनों मंत्री हैं, राज्य के अंदर भी और केंद्र के अंदर भी। आज इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि आज अलवर का जो मानक है सुरक्षा का वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटा दिए हैं। 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए अब समय कम बचा है, ऐसे में सियासी पारा बढ़ गया है और इस बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर देश के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया। सुनिए जरा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा। तो कांग्रेस ने देश के साथ किया है अन्याय, ऐसा बड़ा आरोप मदन दिलावर की तरफ से आया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो हंगामे में 370 को लेकर इस पर भी तंज कसा है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। दावा कर रहे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की 7 सीटों पर बीजेपी इस बार विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। सात सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं। सातों की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि जनता नहीं चाहती कि हम देश के साथ अन्याय करने वालों को वोट दें। वो ये भी नहीं चाहती कि जो भगवान राम का मंदिर बना है उसका विरोध करने वालों को वोट दें। जनता ये भी नहीं चाहती कि जिन लोगों ने परसों धारा 370 वापस लागू हो कश्मीर में से जो प्रस्ताव पारित हुआ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, उनका जो कांग्रेस ने सहयोग किया, समर्थन दिया, इसका मतलब ये होता है कि अब फिर आतंकवादियों का समर्थन करेगी कांग्रेस। फिर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिलाएं या दिव्यांग लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आरक्षण नहीं था। अब ये 370 को बहाल करने की बात कर रहे हैं, तो फिर वह जो कलंक था देश की जनता पर वो थोपना चाहती है, यानी आतंकवादियों का समर्थन करना चाहती है। धारा 370 के कारण से, यानी कांग्रेस के कारण से हमारे अभी तक 41,000 लोग, जिसमें सैनिक भी थे और सामान्य नागरिक भी थे। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार के दौरान नेताओं के एक हमले पर जुबानी हमले जारी है।
और इस बीच डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर प्रचार की कमान संभालने वाले टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भारत आदिवासी पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि बीएपी ने आदिवासी इलाके में युवाओं को गुमराह कर पत्थरबाज पैदा कर दिए हैं। वहीं धर्म के नाम पर भी आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है। सुनिए जरा बाबूलाल खराड़ी ने क्या कुछ बोला। देखिए, बीएपी का वर्चस्व किसी राजनीतिक पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं होता है। मतदाता स्थिर नहीं होता है। मतदाता देखता है कि मेरा काम हुआ तब तक तो वोट देता है, नहीं होता है तो अपना छोड़ देता है। बीएपी जब आई थी तब बड़े बड़े सपने बताए थे इनको, 8वीं पास और 5वीं पास को नौकरी दे देंगे, नौकरी एक को दी नहीं, उन्होंने पत्थरबाज पैदा कर दिए। और पुष्कर के बाद अजमेर में नाग पहाड़ पर स्थित कॉलोनी में पैंथर की मूवमेंट देखने को मिली है। कॉलोनी की गलियों में पैंथर रात्रि 1:30 बजे देखा गया। तस्वीर आपके सामने और इसके चलते क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मौके पर वन विभाग के जवानों को तैनात किया गया। एडीएफओ एमके सलमान ने बताया कि क्षेत्र में पैंथर की दहशत का माहौल है। सीसीटीवी फुटेज में पैंथर आप देख सकते हैं। हालांकि अब तक सामने नहीं आया पैंथर। कुछ दिन पहले गनहेड़ा गांव में भी पैंथर देखा गया था और उसे भी वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से पहाड़ियों पर भगाया गया था। सूचना मिली थी कोटड़ा के पास में बैरवा बस्ती के अंदर पैंथर का मूवमेंट है, तो उसका फुटेज भी आई थी वहाँ से मकानों के जो सीसीटीवी होते हैं। फिर जाकर हमने स्टाफ मौके पहुँच गया था, मैं खुद भी मौके पर गया और 2-3 घरों के फुटेज देखे हैं। पैंथर का मूवमेंट बिल्कुल साफ दिखा है और अब स्टाफ को वहाँ पर गश्त के लिए लगा दिया, पाबंद कर दिया है। और बस्ती वालों से भी सबसे आग्रह किया है, वहाँ के जो भूतपूर्व पार्षद भी मिले थे उनसे भी कह दिया कि भाई सबको आगाह कर दें कि शाम के टाइम अंधेरा हुआ में बच्चे बाहर ना निकलें और बड़े भी निकले तो टॉर्च लेकर या 1-2 के ग्रुप के अंदर थोड़ा सावधानी से निकलें। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की ओर से पराली सहित अन्य कृषि अवशेषों को जलाने पर पाबंदी लगाने के बाद किसान संगठनों ने प्रशासन से वैकल्पिक इंतजाम उपलब्ध कराने की मांग की है। जिले के किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रणाली के निस्तारण के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों ने कहा कि जल्द प्रशासन की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो अगले कुछ दिनों में किसान पराली सहित अन्य कृषि अवशेष लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पर धरना देंगे। साहब से मिले तो हमने उनको स्पष्ट तौर पे बोल दिया कि 100 मंगलवार तक हमारा कोई सोल्यूशन निकलता है तो ठीक है, नहीं हम मंगलवार बुधवार को बड़ी संख्या में अपने एरिया में जो ग्वार का कूटल है, मूंगी का कूटल है, पराली है। अब की बार गंगानगर जिले में धान की खेती अच्छी हुई है तो हम ये पराली पूरी उठा के ट्रालियां भर के कलेक्टर ऑफिस के बाहर आगे उतारेंगे। और इधर चुरू सांसद राहुल कसवा की अगुवाई में किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मांगे नहीं मानने पर कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान एमएलए नरेंद्र बढ़ानिया, अनिल शर्मा, पूर्व एमएलए कृष्णा पुनिया ने संबोधित किया। बीजेपी को 11 महीने से अधिक समय बीत चुका है लेकिन किसान को ना तो डीएपी की आपूर्ति हो रही है, न बिजली पानी मिल रहा है। समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद प्रक्रिया में 25% फसल उत्पाद क्रय की शर्त लगाकर किसानों का पंजीयन होने से पहले पोर्टल बंद कर दिया। कोटा खेत में बने कुएं में डूबने से एक 10 वर्षीय मासूम बालक की मौत हो गई है। मृतक जितेंद्र सैनी जागमुंड गांव का निवासी था और 5वीं क्लास का छात्र था। अपने पिता के साथ खेत में बने कुएं में वो गया हुआ था। पिता खेत में काम करने लग गया था और थोड़ी देर के बाद तलाश किया तो उनका पुत्र नहीं मिला। कुएं में चप्पल तैरती हुई मिलने के बाद रेस्क्यू किया गया और मासूम बालक के शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल तालेड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। 5 साल के मासूम बच्चे को आप देख रहे हैं, 10 साल के मासूम बच्चे को देख रहे हैं जहां कुएं में डूबने से उसकी मौत हो गई। बच्चे को खेत में बने कुएं पे बैठा दिया और खुद काम करने लग गया। 3-4 बजे करीब देखा तो बच्चा वहाँ पे नहीं मिला और कुएं में उसकी चप्पल नजर आई। उसके आधार पर उसको शक हुआ कि मेरा बच्चा कुएं में गिर गया होगा। फिर गांव गया, गांव जाने के बाद 2-4 आदमियों को लेके आया, उनकी मदद से कुएं में तलाश किया तो बच्चा कुएं में पानी के अंदर डूबा हुआ मिला। वैसे तो सीताफल की खेती देश के कई राज्यों में की जाती है लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पैदा होने वाला सीताफल मिठास
और स्वाद में बेजोड़ माना जाता है। दुर्ग के सीताफल के स्वाद की चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। सरकार की ओर से करीब 7 वर्ष पूर्व जिला मुख्यालय पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की थी, जहां रामफल और हनुमान फल की विशेष किस्मों के साथ ही 31 प्रकार की अन्य किस्मों पर रिसर्च कर उनकी पैदावार की जा रही है। और इस फल की खेती आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में होती है। वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले में सीताफल की खेती की जाती है। रिसर्च सेंटर में सीताफल की 31 किस्मों पर रिसर्च कर उत्पादन किया जाता है। कृषि विकास योजना के तहत ये निम्बेड़ा रोड पे चित्तौड़गढ़ का सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है। इस केंद्र पे वर्तमान में कुल 31 तरह की वैरायटियाँ हमने यहाँ पे लगा रखी है और 31 तरह की वैरायटियों में हम रिसर्च वर्क और दूसरे जो परीक्षण कार्य हैं वो सब हम यहाँ पे संपादित कर रहे हैं। वर्तमान में हमने 3 साल से जो पुराने पौधे हैं उनमें फ्रूटिंग भी आ रहा है और हम इस जो सीज़न था ये बरसात वाला, उसमें हमने करीबन 2000 के लगभग पौधे हमने अभी काश्तकारों को अभी ग्राफ्टिंग वाले पौधे दे दिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे खबर आपको डूंगरपुर से बता रहे हैं। डूंगरपुर के माला खोलड़ा में एक पिकअप और कार में टक्कर हो गई है। हादसे में कार सवार 11 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 5 गंभीर घायलों को रेफर किया गया है। सभी घायल बीजेपी के कार्यकर्ता है जो दरियाती से बीजेपी युवा मोर्चा सम्मेलन में शामिल होकर लौट रहे थे। वहीं जानकारी के बाद प्रभारी मंत्री बाबूलाल कराड़ी, बीजेपी प्रत्याशी कारीलाल ननोमा भी सीमलवाड़ा अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शाम मालाकुला में पिकअप और ट्रक की भिड़ंत में 11 लोग जख्मी हुए, जिन 11 लोगों को सीमलवाड़ा सीएचसी में लाया गया, जिसमें 5 को डूंगरपुर हायर सेंटर रेफर किया गया। 5 की तबीयत अभी सही है, उनके उच्चतम इलाज के लिए आगे भेजा गया। कोटा के कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 5 नए डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं और अब कुल डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या में 361 तक पहुंच चुकी है। वहीं लगातार डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से एमबीएस सहित तीनों बड़े अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। वहीं इसको लेकर एमबीएस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर राकेश उपाध्याय का कहना है कि सर्दी बढ़ने के साथ ही डेंगू का खतरा कम होता जाएगा। कारण ये कि ये रुके हुए पानी में, स्थिर पानी में पैदा होता है मच्छर। आजकल जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी इसकी संख्या कम होती है। सर्दी से होने वाले वायरल जनित रोग जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन डेंगू और मलेरिया कम होगा। और चलिए खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में चुनावी रंगत चरम पर है। कांग्रेस से ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में अमित ओला मैदान में है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा भी इस बार झुंझुनू सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है और इस सीट पर ओला परिवार का दबदबा रहा है। उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर ओला परिवार पर दांव खेला। जाट बाहुल्य वाली झुंझुनू सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुड़ा कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम और दलित मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं। विधानसभा सीट पर 2 दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहाँ ओला परिवार के सामने अपनी विरासत को बचाना चुनौती है, तो वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा की साख भी दांव पर है। राजेंद्र सिंह गुड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान पे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने ओला परिवार के अमित ओला को प्रत्याशी बनाया है। झुंझुनू सीट कांग्रेस का गढ़ रही है और भाजपा महज 2 बार ही इस कांग्रेस के अवैध किले को भेद पाई है। यहाँ से शीशराम ओला 3 बार विधायक चुने गए हैं, तो वही 4 बार बजेंद्र ओला विधायक चुने गए हैं।